डियर स्टूडेंट्स, अभी इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट्स। और डाइपोल मोमेंट के जब भी कंपैरिजन हो तो लोन पेयर को भी कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे लोन पेयर का एक बड़ा सा डिस्कशन है, वो ध्यान से देखिए आप। लोन पेयर अगर सिंगल एटम पे हो, जैसे HCl हो, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है सिंगल एटम पे, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। आइदर एस यहाँ पे लिखा है, आइदर एस और पी ऑर्बिटल, किसी पे भी अगर लोन पेयर हो, एस में लोन पेयर हो और पी में लोन पेयर हो, जैसे इसमें पी ऑर्बिटल में लोन पेयर है और एक लोन पेयर इसका एस ऑर्बिटल में भी होगा, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, जैसे आप SO2 का बात करें, तो एस पे यहाँ पे जो लोन पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर आएगा। तो अभी ये जो लोन पेयर है ना, उसके मोमेंट को हम लोग काउंट करेंगे, क्योंकि इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, एक लोन पेयर काउंट हो रहा है और यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा और एक लोन पेयर यहाँ पे है, यानी इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2। अभी लोन पेयर जो है ना, इसके मोमेंट को काउंट किया जाएगा, यानी ये क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो लोन पेयर है इसको भी एक वेक्टर साइन से दिखाया जाएगा, याद रखना है। तो मैग्नीट्यूड वाइज उसका वैल्यू कब ज्यादा होगा, तो यहाँ पे एक ऑर्डर लिखा हुआ है कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन पे अगर किसी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा देन sp2 देन sp3। ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे sp हाइब्रिडाइजेशन है किसका, सेंट्रल एटम का, और उसके ऊपर लोन पेयर है तो उसका मैग्नीट्यूड यानी sp होगा तो उसका मैग्नीट्यूड बिगर साइज का दिखाएंगे। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा छोटा हो जाएगा और sp3 में और भी हम छोटा दिखाएंगे। ये वेक्टर सम करते समय इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जांपल से दिखाया गया है कि अगर कार्बन को हम लोग कंसीडर करें और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, सॉरी sp हो, तो 4.4 इसका डाइपोल मोमेंट कंसीडर किया जाता है, इसका लोन पेयर का। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो इसका 3.7 डाइपोल मोमेंट कंसीडर किया जाता है, यानी एक वेक्टर ऊपर की तरफ बनेगा जो इस 4.4 मैग्नीट्यूड का हो। वैसे ही P पे हो, P से B का बॉन्ड हो तो 4.4 D डाइपोल मोमेंट कंसीडर किया जाता है। N से ऑक्सीजन की तरफ हो तो 4.28, ऑक्सीजन से बोरॉन की तरफ कोई बॉन्ड हो, सॉरी लोन, हाँ, अगर ऑक्सीजन हो या बोरॉन ऐसा, तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो आप 3.6 डाइपोल मोमेंट इसका कंसीडर करेंगे। ये तो सॉरी, ये नॉर्मल बॉन्ड का, यहाँ पे देखिए, वाइल द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ सम डाइपोल मोमेंट्स आर, ये दिखाया है अगर P से B बॉन्ड उसका है, सॉरी, P से B बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट 4.4 D, N से O का 4.28 और ऑक्सीजन से बोरॉन की तरफ 3.6 D का होता है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है ये बॉन्ड मोमेंट है, फिर से मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो है वो बॉन्ड मोमेंट का बात कर रहा है, उस बॉन्ड का बात कर रहा है। अगर बॉन्ड फास्फोरस से बोरॉन की तरफ हो तो 4.4 डी, और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ हो तो 4.28 डी, और ऑक्सीजन से बोरॉन की तरफ हो 3.6 डी। और भी जो भी है डाइपोल मोमेंट उससे कम ही होने वाला है, यहाँ पे दिखा दिया गया है। चलिए, अभी हम लोग डाइपोल मोमेंट का कंपेयर करेंगे कि कब डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिखाया गया है वो है NH3 और NF3 का। तो आपको पता है NH3 में एक लोन पेयर है और हाइड्रोजन ऐसे दिखाया हुआ मिलेगा आपको। NF3 के केस में भी एक लोन पेयर है, ऐसा है। अभी NH3 के केस में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वेक्टर इस डायरेक्शन में होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। जबकि N और F में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वेक्टर डाउनवर्ड में होगा।
अब समझिए, 3 वेक्टर, इस केस को देखते हैं, 3 वेक्टर डाउनवर्ड में है यानी उसका ओवरऑल रिजल्टेंट नीचे आएगा, और एक वेक्टर ऊपर है, लोन पेयर वाले को ऊपर, ये जो है इसको ऐसे कंसिडर किया था जो वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, यानी एक वेक्टर यहाँ पे भी है, तो इन दोनों का ओवरऑल रिजल्टेंट आएगा जो नीचे आएगा, यानी इसमें से इस वैल्यू को हमको माइनस करना पड़ेगा। जबकि Na3 के केस में देखा जाएगा तो ये लोन पेयर के चलते जो है वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है, और तीनों हाइड्रोजन का रिजल्टेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी ओवरऑल रिजल्टेंट किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है। इसलिए NH3 का डाइपोल मोमेंट अगर वैल्यू निकाला गया एग्जैक्ट वहां से देखेंगे तो 1.5D है, जबकि NF3 में 0.2D है, क्योंकि NF3 में 2 वेक्टर है जो अपोजिट डायरेक्शन में है, और NH3 में वेक्टर सेम डायरेक्शन में है जो ऐड होने वाले थे, इसलिए NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होता है। सेकेंड एग्जाम्पल जो है OF2, या आप बोलिए F2O और H2O का हम डिस्कशन करें तो OH2 ऐसा केस है, इसके ऊपर एक लोन पेयर इधर है, यहाँ पे लोन पेयर इधर है, यानी इसका एक रिजल्टेंट इधर बन जाएगा, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण 2 वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा जिसका रिजल्टेंट इधर आएगा, यानी ओवरऑल रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है। जबकि अगर हम OF2 का बात करें F, तो यहाँ पे जो 2 लोन पेयर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगा, लेकिन फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाला है। तो OF2, क्योंकि यहाँ पे एक रिजल्टेंट है, ऊपर एक वैल्यू है, रिजल्टेंट है 2 वेक्टर ऊपर, रिजल्टेंट नीचे 2 वेक्टर का रिजल्टेंट, और दोनों का रिजल्टेंट हमको निकालना है, तो इसका प्रैक्टिकल वैल्यू है जो 0.3D आ रहा है, जबकि H2 में वैल्यू बिगर होगा क्योंकि ये एडिशन हो रहा है, तो ये 1.4D है, तो H2 का डाइपोल मोमेंट OF2 से या F2O से ज्यादा होता है। सेकेंड केस, अभी हम कुछ केस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सीस और ट्रांस, जो ऑर्गेनिक में सिखाया जाता है। अभी इस एग्जांपल से आप समझिए सीस और ट्रांस। पहले सीस और ट्रांस अगर आपको नहीं पता है तो देखिए, अगर ऐसा केस हो, इसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। अगर इमेजिनरी लाइन के सेम साइड में 2 सिमिलर ग्रुप हो तो उसको कहा जाता है सीस। ऊपर डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2 सेम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो उसका नेमिंग अलग होता है जिसको ENZ कहा जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये 2 सिमिलर सेम साइड में है, तो क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, तो इसको कहा जाता है सीस। और इसको अपोजिट में अगर कर दिया जाए, इधर Cl हो, इधर Cl हो, इधर H हो, इधर H हो, तो ये होता है ट्रांस। तो जनरली लॉजिक ऐसा है, सीस वाले में अगर आप देखेंगे तो जैसे इसी क्लोरीन, तो एक वेक्टर इधर जाएगा और एक Cl वाला वेक्टर इधर जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा। और कार्बन और हाइड्रोजन में भी कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो भी डाउनवर्ड को उसको पुल करेगा, तो रिजल्टेंट एक इधर जाएगा, यानी ओवरऑल रिजल्टेंट ऐसा बन रहा है। तो सीस की ऐसे कहानी है। जबकि ट्रांस का देखेंगे तो एक वेक्टर जो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस केस में अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसा रिजल्टेंट अपवर्ड डाउनवर्ड हो जाएगा। अगर हम उसको फिजिक्स से रिजॉल्व कर दे, वेक्टर को रिजोल्यूशन सिखाया गया होगा। इस केस में एक वेक्टर कार्बन के तरफ है, फिर से नीचे वाले में भी कार्बन की तरफ, तो ये दोनों अपोजिट में जा रहा है। तो ट्रांस वाले केस में क्या हो जाता है, दो मतलब ए वेक्टर और इस हाइड्रोजन के साथ वेक्टर, ये दोनों अपोजिट में है, फिर से दोनों क्लोरीन का जो वेक्टर बन रहा है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट इस केस में ना 0 होता है। ट्रांस का डाइपोल मोमेंट यहाँ पे 0 दिख रहा है, हमेशा 0 नहीं होता है, मैं यहाँ पे बता रहा, ऐसा एक्चुअली ये नहीं बनता है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, एक कार्बन तो हम ऐसा नहीं बना सकते हैं, बुक में ऐसा दिया हुआ है, वहां से हमने कॉपी पेस्ट कर उठाया हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे sp2 ऐसे बनाना पड़ता है ताकि बॉन्ड एंगल आपको 120 दिखे। तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 दिख रहा है और सीस का 0 नहीं दिख रहा है, लेकिन हमेशा ट्रांस का 0 नहीं होता है। वो कब 0 नहीं होगा, अगर ये Cl है, Cl की जगह पे एक ऐसा ग्रुप रखा जाए
जो खुद एक नॉन लीनियर वेक्टर बन जाए। जैसे Cl की जगह पे आप OH रख दिए, थोड़ा समझाता हूँ इसको आपको। अगर Cl की जगह पे OH रख दिया जाए, जैसे OH, यहाँ पे OH, इधर H, इधर H। अब देखिए इस बॉन्ड में OC यानी CO बॉन्ड में ए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक वेक्टर इधर जाएगा और एक वेक्टर ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा जो OH बॉन्ड का है। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इस साइड में चला जाएगा। दूसरा इस वेक्टर को देखेंगे तो एक वेक्टर इधर जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, एक वेक्टर इधर जाएगा, इसका रिजल्टेंट कहीं और चला जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है सिमेट्रिकल, लेकिन ये होता नहीं है। ए वेक्टर और ए वेक्टर कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। तो इस केस में वो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ट्रांस का जीरो नहीं होगा। तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट कब जीरो होगा, जब एक ऐसा सिंगल एटम हो या लीनियर केस बने। अब बोलेंगे लीनियर केस कैसे, उसको भी समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे अगर हम Cn रखें, ऐसा कर दे, अब ये वेक्टर कैसा है, ऐसा है, ये लीनियर है, तो इसका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। इस केस में इस ट्रांस होते हुए भी और दो एटम अलग अलग होते हुए भी इसका म्यू जीरो होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, सीस और ट्रांस जब भी आए तो आपको देखना होगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या एक अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है क्या। जैसे इस केस में OH जो है उसका रिजल्टेंट और नीचे वाले OH का रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो इस केस में डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये F है, सिंगल एटम है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और दो लोन पेयर है, उनका भी एक वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो डाइपोल मोमेंट जीरो। लेकिन अगर सी इस केस में होगा तो जीरो नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, सी का तो जीरो होगा नहीं। ट्रांस का जीरो होता है लेकिन वो भी हमेशा नहीं होता है। अगर सिंगल एटम हो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा एटम हो, जैसे OH हो गया, NO2 हो गया, COOH हो गया, इस OH की जगह पे आप NO2 रख लें, COOH रख लें, सी COR रख ले, तो जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर CN रख दे, जैसे जो लीनियर है, उस केस में इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि CN जो है लीनियर। चलिए, तो जैसे यहाँ केस अब आ रहा है कि अभी यहाँ पे सीस और ट्रांस तो है, लेकिन कैसा केस है, अभी यहाँ पे HH को देखें, एक्चुअली ऐसा फिगर बनना चाहिए जो इन्होंने ऊपर बनाया हुआ है ना, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए इस केस में कैसा कहानी है, अभी HH के चलते H दो सिमिलर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है तो ट्रांस है, और Cl और CH3 डिफरेंस है। अभी CH3 और C में एक वेक्टर अपवर्ड है क्योंकि C मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस यहाँ पे कैसा आ रहा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पे कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है, होता है, उसका परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिसका परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे वेक्टर अपवर्ड है और क्लोरीन खुद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक वेक्टर अपवर्ड। तो यहाँ पे ट्रांस होते हुए भी देखिए दो वेक्टर एक सिमिलर डायरेक्शन में आ रहा है, यानी इसका डाइपोल मोमेंट इस केस में सीस से भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सीस वाला केस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके तरफ जा रहा है, यानी एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट में जा रहा है। तो इस कभी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट सी से ज्यादा हो जाए। तो ये ऐसे जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो हम रट्टा नहीं लगा सकते, हमको लॉजिक वाइज सोचना चाहिए कि वेक्टर किधर बन रहा है, उसका रिजल्टेंट निकालना चाहिए। एक और केस है यहाँ पे कि इस केस में सीस का तो जीरो नहीं है, ट्रांस का जीरो है, लेकिन इन दोनों के अलावा एक और भी केस बनता है जो ए वाला केस दिख रहा है, यानी एक ही कार्बन से दोनों Cl जुड़ा हो सकता है। तो इस केस में भी इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। अभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेक्टर किधर जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर किधर बनने वाला है। जैसे इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर, अभी आप बोल सकते हैं कि पहले आपने तो कोऑर्डिनेट बना दिया था, तो एक अगर हम वेस्पर बनाते हैं तो कोऑर्डिनेट को डबल भी डालते हैं, कोऑर्डिनेट इज रिप्लेस बाय डबल, और लेविस बनाते तो कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। तो इस केस में देखिए एक वेक्टर इस ऑक्सीजन की तरफ है, दूसरा वेक्टर इस ऑक्सीजन की तरफ है, तो एक रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन की तरफ।
और एक लोन पेयर। अभी ये sp2 हाइब्रिडाइज है, अभी इसका लोन पेयर डोमिनेट कर रहा है। आपको बताया था ना, ऊपर लिखा था ये sp2 जब हाइब्रिडाइज होगा ना तो उसका लोन पेयर का मोमेंट बहुत ज्यादा होता है, यानी वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया है। अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हो जाएगा, यानी ओवरऑल वेक्टर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि उसका रिजल्टेंट वेक्टर बताओ किधर जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, थोड़ा फास्ट कर देते हैं। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यहाँ पे मैंने 3 केस कंसीडर किया है कि अगर ये दोनों सिमिलर केस है, जैसे क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, आपको पता होगा इस पे इसको ऑर्थो, इसको मेटा और इसको पैरा पोजीशन कहा जाता है। इस क्लोरीन का पोजीशन हमने फिक्स किया है, इसके रिस्पेक्ट में इसके बगल वाले का ऑर्थो, उसके एक और डाउनवर्ड, यानी मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे कोई ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, तो ए ऑर्थो है, ए मेटा है और ए पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे ऑर्थो पे पोजीशन है, तो दो वेक्टर, एक ऐसा ग्रुप है ए अपवर्ड है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों वेक्टर आएगा, उसका रिजल्टेंट कुछ इधर जाएगा। तो अगर ऐसा वेक्टर है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और दोनों सेम है, और हेलोजन का केस हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, तो ऑर्थो वाले का हमेशा ज्यादा आएगा, देन मेटा देन पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा याद कर लीजिए, अगर दोनों हेलोजन एटम है तो ऑर्थो मेटा पैरा का केस आता है। अभी यहाँ पे हम केस कंसीडर कर कैसे कर रहे हैं, एक अब दो अलग अलग नेचर का है। ए जो है ना NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है, और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी ERG, ए है ERG और ए है EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग वाला ग्रुप है और एक ERG वाला ग्रुप है। तो ऐसा अगर केस आए तो ध्यान रखना है, ऑर्थो का सबसे कम, मेटा का उससे ज्यादा पैरा का। तो ये ध्यान रखना है, अगर ऐसा केस आ जाए कि एक ग्रुप फिक्स कर दिया गया है और दूसरे ग्रुप में जो ERG है यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ऑर्थो का सबसे कम, देन मेटा देन पैरा। एक लास्ट केस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अगर कभी ऐसा हो कि दोनों ग्रुप सिमिलर हो और दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग हो, ऐसा है, जैसे इसमें से Cl और NO2 ले लिया, चलिए इधर Cl किया, इधर NO2 किया, Cl इधर NO2, इधर Cl इधर NO2। तो इसका भी केस पहले वाले केस से ऐसा है, जैसे दोनों Cl इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग था, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है दोनों। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग वाले केस में ऑर्थो ज्यादा देन मेटा देन पैरा। याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है दोनों तो ऑर्थो मेटा पैरा ज्यादा। अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसमें होता है पैरा का ज्यादा देन मेटा देन ऑर्थो। यहाँ पे पेयर बना के दिया गया है। जैसे इस केस में मैंने समझाने की कोशिश किया है कि ए सब जो ग्रुप है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग वाले में, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है, तो इसमें पैरा का सबसे ज्यादा, ये तीनों ऑर्डर। इस केस में कैसा है, दोनों जो है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है, तो ऑर्थो मेटा पैरा, बहुत ही आसान है। और एक कुछ रिजल्ट है जो आप याद रखना है, जैसे HF का सबसे ज्यादा, देन HCl देन HBr देन HI, क्योंकि यहाँ पे Q/D, Q डोमिनेट कर जाता है। जब इस सेकेंड वाले केस को स्टडी करेंगे तो CH3Cl का ज्यादा है CH3F से। अब इस केस में Q के साथ D डोमिनेटिंग फैक्टर आता है। पहले वाले का आंसर Q डोमिनेटिंग आता है, दूसरे वाले में D डोमिनेट आ जाता है CH3Cl, क्योंकि F का साइज तो बहुत ही छोटा होता है। और ये ध्यान रखिए, इसमें तो रिजल्टेंट निकाल के चेक किया जाता है कि CH3Cl देन CH2Cl2, क्योंकि इसमें रिजल्टेंट कम होता जाता है। तो इतना ध्यान रखिए। एक और वीडियो शॉर्ट में इसमें बना दूंगा एक्सेप्शनल केस। थैंक यू।